नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जो हमारे आगे आने वाले सालों में हमसे पूछा जा सकता है, उसको कवर करते हैं। साथ ही साथ कुछ सेम ट्रिक्स, जो यूपीएससी की लैंग्वेज है, वो कुछ कुछ इस तरीके से है कि कुछ क्वेश्चंस को वो इस तरीके से फ्रेम करता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गलत स्टेटमेंट उनमें से है। अभी हमने डे 1 से लेके डे 10 तक 2014 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। डे 11 में हमने 2015 का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया है। अगर आपने ये पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप आज की क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप वापस डे 1 से स्टार्ट कर देना। ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है एंड 5 PM पे आपको ये वीडियो मिल जाती है ना। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट फिर भी क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये क्लासेस डेली होंगी, इस वजह से आज मैं क्लास ले रहा हूँ। और आपको पता भी चल रहा होगा कि मेरी एनर्जी काफ़ी लो है, तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच में ब्रेक लूँगा। लाइक मैं आपको बोलूँगा आप क्वेश्चन पढ़ो, इतने में थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में 2015 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, 1 से लेके 10 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, जो कि डे नंबर 11 के नाम से आपको सेशन मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव या फिर इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। एक मिनट बस पानी पीता हूँ। आज तो बॉटल ओपन ही रखनी पड़ेगी। आप ऐसा करना, स्पीड को बढ़ा देना 1.25 या 1.5 पे, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, एग्रीकल्चर में या एनवायरनमेंट में हम किसी भी चीज़ का अगर इनएप्रोप्रिएट या एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि जो आउटपुट है वो भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो हमें इसमें से चूज़ करना है कि कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं जो ऐसा करने पे हो सकती है, ठीक है। अब देखो, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। देखो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ भी नेगेटिव होगा, बट अगर ऐसा होता है ये तो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतना सॉइल के लिए अच्छा है। जो नाइट्रोजन है वो जिसे हम कहते हैं कि एमोनिया में कन्वर्ट होगी, और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी आपने एक्सेसिव नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर सॉइल में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, उससे एक चीज होगी कि जो एमोनिया या मैं बोलूँ जो नाइट्रोजन सॉइल को चाहिए, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बनाने में हेल्प करते हैं, वो तो डायरेक्टली सॉइल में चला गया। तो इनकी क्या ज़रूरत है, बल्कि एकदम इसका उल्टा होगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ने की जगह डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। बिल्कुल, ये कितनी नेगेटिव चीज़ है। आपको पता है कि अगर सॉइल जो है उसमें आपको जैसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर करना है, तो वो एक सर्टेन पीएच लेवल होना चाहिए। उसके अंदर ही हम एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोड्यूस निकलवा सकते हैं। बट अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो जो सॉइल है उसे एग्रीकल्चर में अच्छा यूज नहीं कर पाएंगे हम। समझे इस बात को। तो इस वजह से ये एक नेगेटिव आउटपुट है, जो कि एकदम करेक्ट है। हम यहाँ पे वही ढूंढ रहे हैं कि कौन सा नेगेटिव आउटपुट आएगा। बोला गया है लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर कैन अकर। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, जब भी मतलब कि नाइट्रेट की मात्रा आपने ज़्यादा कर दी एग्रीकल्चर में, अब वो सारा तो सॉइल यूज़ नहीं कर पाएगी।
तो जब बारिश होगी या फिर उसमें आप पानी देंगे तो वो वाटर के साथ साथ ग्राउंड वाटर में एक्यूमुलेट हो जाएगी। वो क्या होगी? ग्राउंड वाटर में एक्यूमुलेट हो जाएगी। ओके। तो अब क्या है, आपको पता है कि अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ग्राउंड वाटर में, तो एक डिजीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये जो है, ये अगर ग्राउंड वाटर में ज़्यादा मात्रा हो जाए नाइट्रेट की, तो ये डिजीज होता है। किसको होता है? इन्फेंट्स को, बच्चों को। ठीक है। अब देखो इसमें ना एक कीवर्ड है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो आओ जरा थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये जो नाइट्रोजन NF लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं? ये जो नाइट्रोजन होती है ना एयर में, उसे N2 लिखते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन होती है उसे एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो ये नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। ओके। अब दूसरी चीज ये है कि इसका जो अब राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्स्ट गलत है तो 2 and 3। ओके। ठीक है। इसमें बस इतना जानने के लिए था, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि नाइट्रेट की मात्रा अगर ग्राउंड वाटर में बढ़ जाए तो कौन सा सिंड्रोम होता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखिए जरा, इधर बोला गया है विद रेफरेंस टू, दो ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, एक है IUCN, एक है साइट्स, है ना। इधर ब्रैकेट आएगा। बोला गया है कि इन दोनों को समझ के, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। ओके। अब बोला गया है IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। ओके। देखो, यहाँ पर आपको दो ऑर्गेनाइजेशन दी, उनके बारे में बेसिक चीज़ें पूछी है, ठीक है। आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके बारे में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो उनमें से ही दो बेसिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने उठाई है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपने उनके बारे में पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये खुद में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये UN के अंदर नहीं आती। बाकी जो बोला गया है कि साइट्स जो है इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, तो उसकी वजह से ये गलत हो जाता है। अभी मैं IUCN और साइट्स के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। IUCN जो है रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऐसा करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट प्लस जो सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो आपस में काम करती हैं मिलकर, और फील्ड प्रोजेक्ट्स को, मतलब कि फील्ड प्रोजेक्ट्स वहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ताकि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसे बेटर मैनेज किया जा सके, ठीक है। आज तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, समझने में भी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, एक दिन चलता है। मंडे तक आई विल बी फाइन, क्योंकि सैटरडे संडे आपको पता है कि सैटरडे को आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी, तो आई होप कल तक मैं ठीक हो जाऊँ तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे लिखा है कि साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। जो भी कंट्रीज उसका पार्ट है साइट्स का, उनमें वो लीगली बाइंडिंग है, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज, ठीक है, ये भी सही है एकदम। अब एक्चुअली ना आपको एक बात बताता हूँ, आपको ना कुछ महान लोग आते हैं,
और यूट्यूब पे ट्रिक्स बताते हैं कि जब भी बट और नॉट आए तो उसको काट दो, ठीक है। दिस इज वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेम ट्रिक्स। भाई वो ट्रिक्स ना हर जगह नहीं लगती, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलूँगा, जो 10 to 12 क्वेश्चन है मैं मानता हूँ कि ऐसे होते हैं एग्जाम में जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं, बट इतना एक्सपेक्ट मत करना जो वो बोलते हैं ना कि सिर्फ आपको लैंग्वेज समझ के ही पेपर निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो बस व्यूज़ लेने के लिए आपको गुमराह करते हैं, ठीक है। तो उनके ट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो मैं इधर आपको बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें, जहाँ से 10 to 12 क्वेश्चन तो मैं भी बोलता हूँ कि करेक्ट हो जाते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो ज़रा, यहाँ पर जो है ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन जो है 2 3 है, बट इतना ही करना हमारा काम नहीं है। मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, ओके। जब ये दो ऑर्गेनाइजेशन आई है तो आगे आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले IUCN, ठीक है। अब देखो ज़रा, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल, INT मीन्स इंटरनेशनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसका नेटवर्क है। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रखना इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। कहाँ पर, फ्रांस में, ओके। और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था एक तो यही वाली है कि ये 1000 of field प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट, कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसे अच्छे से मैनेज किया जा सके, तो ये इसका एक काम है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये फील्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी इसका मेंबर है उस कंट्री के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो इस वजह से जो IUCN है उससे कनेक्टेड होती है बोथ गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटीज़, ठीक है, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो कुछ भी हो, बस आप समझो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स IUCN रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती है दूसरी CITES। इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट है उनका आपस में क्या है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया था वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बस। ये साइन किया गया था 1973 में, ओके। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया। देखो क्या है कि वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि एनिमल्स की एंड प्लांट्स की का ट्रेड होता है, कमर्शियल ट्रेड होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कमर्शियल ट्रेड करने के चक्कर में उन प्लांट्स और उन एनिमल्स का सर्वाइवल ही दांव पे लग जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया कि हमें इस तरीके से कमर्शियल ट्रेड करना है कि उन वाइल्ड एनिमल्स और उन प्लांट स्पीशीज के सर्वाइवल पर कोई भी ऐसा ना हो कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए, ठीक है। तो वो एक्सटिंक्ट ना हो, इसके लिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इसे लिखेंगे कैसे, से ऐसे लिख लो, टू रेगुलेट टू रेगुलेट वर्ल्ड वाइड ट्रेड इन वाइल्ड या ऑफ वाइल्ड
एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज plant species to ensure that, आज की लो एनर्जी के लिए ज़रा मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको पता है एनर्जी हमेशा हाई रहती है। दैट इंटरनेशनल जो ट्रेड है, टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट थ्रेटन the survival of any species, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो साइट्स है ना, ये एक्चुअल में तीन तरीके के जो अपेंडिक्स है, या मैं बोलूँ तीन कैटेगरीज में किसी भी वाइल्ड स्पीशीज़ को या वाइल्ड एनिमल को डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में उसे रखते हैं। सबसे पहला है अपेंडिक्स 1, APP लिख रहा हूँ, ठीक है, APP 1, अपेंडिक्स 1। पानी पी लो बस। तो इसमें वो किसे रखते हैं, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, जो भी ना उस रिस्क पे है कि ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, उन एंडेंजर्ड स्पीशीज को इसमें रखा जाता है। तो इसको ऐसे लिखवा देता हूँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। फिर आता है अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में उनको रखा जाता है, उन स्पीशीज को रखा जाता है जो थ्रेटेंड नहीं है विद एक्सटिंक्शन, बट उनकी जो हम कहते हैं पॉपुलेशन है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उन स्पीशीज को रखेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन but that might suffer a serious decline, ठीक है। लास्ट जो अपेंडिक्स 3 होता है, अपेंडिक्स 3 में किसे लिखते हैं, उन स्पीशीज को ऐड किया जाता है जिन्हें एटलीस्ट एक कंट्री में प्रोटेक्ट किया गया है, पर ये जो कंट्री है ना, ये साइट्स का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिखवा देता हूँ, प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री दैट इज, है ना, कि वो कंट्री जो है वो साइट्स की मेंबर हो, दैट इज मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी, मेंबर ऑफ साइट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही जानना था, बाकी राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, आप ये पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूँ। पानी भी गिर गया, वाह, कोई बात नहीं, चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, जिसे हम FRP बोलते हैं, ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय। इधर ये नहीं बोला रिकमेंडेशन कौन देता है, हाँ ऐसा हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछ रहे रिकमेंड कौन करता है, तो वो भी आपको बता दूंगा। एक्चुअल में ये जो अप्रूव किया जाता है, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसे अप्रूव करती है, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं
चेयरमैन बोल लो, चेयरपर्सन बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। बट ये जो है ना कैबिनेट ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये किसके रिकमेंडेशन पर इसको अप्रूव करती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। मतलब ये क्या है? इसे CACP बोलते हैं। ठीक है, इसके रिकमेंडेशन पे करती है। मैं ऐसे बोल देता हूँ, रिकमेंडेड बाय दिस, ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए था। ओके, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार हो सकता है वो किसी स्टेटमेंट में या किसी भी तरीके से ऐसे पूछ ले कि रिकमेंड कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे ही ये तो आप देख ही रहे हैं अभी, जो ये मंथली करंट अफेयर है ना, जो मैं 4 पार्ट्स में आपको करवाने वाला हूँ, ये आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये थ्रू क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बाकी सारी जगह आपको कैसे करवाते हैं कि आर्टिकल लिखा है उसे ही पढ़ पढ़ के बता दिया, ऐसे नहीं करेंगे। क्वेश्चंस की फॉर्म में हम क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब कि करंट अफेयर्स को करेंगे। एवरी सैटरडे आपको ये क्लास मिलेगी इसी टाइम पर, 2:05 पर, 2:05 PM। ठीक है, साथ ही साथ डेली में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक सुबह 7 बजे अपलोड करता हूँ। तो ये ज़्यादा देर का नहीं होता, AM, ये ज़्यादा देर का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का होता है। तो × 2 की या × 1.5 की स्पीड पर करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए आप, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या एक्सप्लेन करता है जो ईस्टवर्ड फ्लो है ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में सब लिख दिया, ठीक है, ताकि अगर आप एकदम प्रोफेशनल भाषा में समझना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो, बट मैं आपको एक लेमैन तरीके से बताऊंगा जो आपको एग्जाम में याद रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है ना कि आपको पता है जो ओशनिक करंट है वो इस तरीके से मूव करते हैं, है ना। इधर से मैं पेन चेंज करता हूँ, उसको, ये भी रेडी हो जाएगा नहीं तो। इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही इधर से मूव कर रहा है वाटर, ये मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बोला गया है कौन सा कलर लें, येलो लेते हैं। ठीक है, कि ये जो है ना, अरे येलो तो दिख ही नहीं रहा, मैं कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ, ये भी मैच कर जाएगा, रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया ये वाला जो करंट है, मतलब ये दोनों करंट तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं वेस्टवर्ड्स, बट ये जो करंट है ये ईस्टवर्ड मूव क्यों कर रहा है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये यहाँ पर रीजन पूछा गया है आपसे। ठीक है, कि ये ईस्टवर्ड मूवमेंट क्यों हो रही है इसकी। देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, आप देखो अगर ये मूवमेंट हो रही है इस तरीके से, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो मैंने आपको बताया था, ऐसे ये करंट जो मूव कर रहे हैं, अब अगर ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो यहाँ का जो सारा वाटर है, आपको लगता नहीं वो यहाँ पे सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो सारा वाटर है वो इस करंट की डायरेक्शन की वजह से इधर एक्यूमुलेट होगा। तो इधर जो पानी है वो कहाँ जाएगा? यहाँ तो बहुत हाई प्रेशर बन गया है, यहाँ तो बहुत हाई प्रेशर बन गया। आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये जो बीच से करंट है ना, ये आपका मूव करने लगता है कहाँ पर? ईस्टवर्ड। तो ये जितना भी यहाँ पे लिखा गया ना बहुत अच्छी इंग्लिश में, वो मैंने आपको नॉर्मल भाषा में बता दिया जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो रीज़न इसका क्या होता है, क्योंकि जितना भी वाटर होता है इस करंट की मूवमेंट की वजह से, वेस्टवर्ड मूवमेंट की वजह से पानी इधर पाइल अप हो जाता है। पाइल अप होने की वजह से इधर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब वाटर को लो प्रेशर की तरफ तो जाना ही है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ से सारा पानी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये यहाँ बीच से
जो पानी है वो ईस्टवर्ड मूव करता है, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। बस इतनी सिंपल सी बातें थी, वो यहाँ पे लिखी हैं, आप पढ़ सकते हो उसे प्रॉपरली। ओके। तो अब देखिए ज़रा कि यहाँ पर बोला गया है कि क्या एक्सप्लेन करता है। जो मैंने बोला, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है ना, काउंटर करंट का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, ईस्टवर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ऊपर से करंट कैसे जा रहे हैं, इस वेस्टवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, और ये कैसे जाता है, इस तरीके से। तो अभी मैंने रीज़न बताया क्या है, क्योंकि जो कन्वर्जेंस होता है दो इक्वेटोरियल करंट का, ये इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटोरियल करंट है, इनके कन्वर्जन की वजह से सारा पानी इधर पाइलअप होता है। आप इक्विलिब्रियम बनाना है तो हाई प्रेशर इधर बन गया, तो उसकी वजह से अब पानी उल्टा मूव करेगा, तो वो इधर से इक्विलिब्रियम बनाने के लिए पानी इस तरीके से मूव करता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन था, ठीक है, पढ़ो आप, फिर मैं आपको करवाता हूँ। अब देखो ज़रा, ये एक्चुअल में ना हुआ क्या, दो जो चीज़ें हैं इसमें, वो तो आपको वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग मिलेगा, ठीक है, जैसे ये दोनों जो है, ये तो ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है टोटल, 12 है, ठीक है, कितने, 12 है। उनमें से यहाँ पे दो दिए, एंड दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होगी कौन सा कहाँ पे है, ठीक है, मतलब लोगों को पता होता है, जैसे ओमकारेश्वर का पता है लोगों को कि ये एमपी में, बट कौन सी हिल पे, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना, तो चिंता मत करो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 10 से लेके 15 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा भाई बहुत टिपिकल है, इतना कौन कैसे पढ़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझो, 50% से भी कम कट ऑफ जाती है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ो, उन पर अच्छी कमांड बनाओ, करंट अफेयर्स पे अच्छी कमांड बनाओ, लैंग्वेज को समझो, यूपीएससी की लैंग्वेज को, और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब ये नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ना ये क्वेश्चन किया कैसे जा सकता था। देखो होता क्या है, आपको उस टाइम पर ये ऑप्शन हर जगह मिल रहा था, 333, बट आपको पता है कि ये जो पुष्कर है ना, ये जो पुष्कर का मंदिर है, ये तो इट इज़ दी ओनली, जिसे हम कहते हैं कि टेम्पल ऑफ बिग, मतलब कि एक बड़ा टेम्पल, ऐसे छोटे छोटे टेम्पल तो आपको मिल जाएंगे, बट एक बड़ा टेम्पल ब्रह्मा भगवान का सिर्फ यहीं पर है। कहाँ पर है, अजमेर में, राजस्थान में। किसका है, ब्रह्मा का, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था कि ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी फेमस भी है। ओके। तो महादेव हिल्स तो कहाँ पे है यार, ये तो एमपी में है, तो कोई मेल ही नहीं था, तो उसी से आपका आंसर निकल जाता, ओनली वन करेक्ट, बट फिर भी आप पता कर लो, ये एमपी में है ओमकारेश्वर, और कौन से जैसे हम कहते हैं कि हिल पे है, तो आपको याद रखना है, एक हिल है मन धाता हिल्स, ठीक है, उस पे है। ये जो सतमला हिल्स है, ये कहाँ पर है, आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, ये मैंने आपको बताई दिया, एमपी में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स। नल्ला मल्ला हिल्स जो है वो कहाँ पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आप ज़्यादा मतलब कि घुसना मत। नॉर्मली मैंने आपको लास्ट के कुछ क्लासेस में, शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास थी, उसमें एक हिल्स का पूरा क्या दिया था, इमेज दी थी उस, जिसमें इंडिया की सारी हिल्स है। तो आप उसे एक बार पढ़ लेना कि वहाँ से नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट लगाने के लिए हिल्स आ जाए, तो आपको आता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्लास लेना, बिकॉज बोला तक नहीं जा रहा है। तो आज मैं अगर लिखूँ कम,
तो मुझे माफ़ कर देना, बट हाँ मैं समझाऊंगा सब कुछ, ओके। बिकॉज वो जो इरिटेशन होती है ना कि लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है, वो पेशेंस चेक करती है बहुत ज़्यादा। अब देखो ज़रा इधर ना, विद रेफरेंस टू रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो एक रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, जिसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ, ओके। तो मैं पहले यहाँ पे आपको लिखवाता हूँ, जो वो रॉलेट एक्ट था ना, उसका एक और नाम था, उसका नाम क्या था, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। अब कई बार क्या होगा ना, एग्जाम में रॉलेट रॉलेट बहुत पूछ लिया, अगर ये आ गया लिखा हुआ तो बहुतों को पता ही नहीं होगा क्या है, बट अब आपको पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्ट है किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, COM एंड TT, ठीक है, समझ जाना कमेटी लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अब देखो, अब जरा आते हैं किस पे, अपने ऑप्शंस पे। यहाँ पे बोला है जो रॉलेट एक्ट है वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, बिल्कुल आपको पता है होम रूल लीग जो है 1916 में स्टार्ट किया गया था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस किस ने स्टार्ट किया था, 2 लीडर्स इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ा मैं भी देखूंगी कौन क्लास को सीरियसली ले रहा है। अब देखो क्या है कि ये स्टार्ट हुआ 1916 में, फिर उसके बाद देखा कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे थे। तो अब गांधी जी को एक बात समझ में आई कि क्यों ना इस होम रूल लीग को इसमें इंक्लूड किया जाए सत्याग्रह में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी जनता जो है इससे जुड़ी हुई है, तो वो हमारा साथ देगी तो क्या होगा कि एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ, जो रॉलेट सत्याग्रह है स्टार्ट किया गया, सक्सेसफुल रहा, दिल्ली में भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। बट हुआ क्या, जब बात पंजाब की आई, ठीक है, पंजाब में थोड़ा सा वायलेंट हो गई चीज़ें, ठीक है। कैसे हुआ ये कि यहाँ पर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, एक है डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। हुआ क्या कि ना इन दोनों का अरेस्ट हो गया। अब जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो अब पंजाब की जो लोकल जनता थी वो काफ़ी आक्रोश में आ गई, जिसकी वजह से इनिशियली क्या हुआ कि राइट्स हो गए, ठीक है। अब राइट्स हो गए जब, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, उन दोनों का अरेस्ट हुआ, ठीक है, किन किन का, डॉक्टर सत्यपाल का और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का अरेस्ट हुआ। उसके बाद राइट्स हो गए, राइट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शियल लॉ लगा दिया, ठीक है, कर्फ्यू लग गया, मार्शियल लॉ लग गया। अब कर्फ्यू लगा लगा हुआ था, मार्शियल लॉ लगा हुआ था, बट आपको पता है फेस्टिवल का टाइम था, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई, क्योंकि देखो लोकल जनता को इतनी भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि मार्शियल लॉ क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। वो अपना फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए वहाँ पर आए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका फ़ायदा उठाया और सारा गुस्सा निकाल दिया वहाँ पर एक बहुत ही इनसेंसिटिव एंड अनपॉपुलर एक्ट करके, जिसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकेयर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाला बाग मैसेकेयर,
कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919। ओके, ये बस इसका पार्ट नहीं है, बट आई वांटेड कि आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए कि क्यों क्यों कैसे कैसे हुआ सब कुछ। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसा किया गया। डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। यार देखो, आप देखो रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ है? 1920 से पहले। ठीक है, ये कब हुआ है यार? ये 1928 में हुआ। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ना, मैंने देखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आपको, जैसे हम कहते हैं कि क्रोनोलॉजी पता है ना चीज़ों की, कि कब कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट हुई, कैसे हुई, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके जा सकते हो बहुत आसानी से, है ना? तो यहाँ पर भी थर्ड स्टेटमेंट गलत है एंड फर्स्ट टू करेक्ट है। तो आपको बस इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसे कवर कर लूँगा। ठीक है, अगली क्लास तक मैं बेटर फील करूँगा, आई नो। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अब यू डोंट हैव टू, मतलब गो इन डीप कि अब एबोला वायरस के बारे में सब कुछ पढ़ते जाओ, ये करो वो करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उस टाइम पर इट वाज इन न्यूज़, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब कोई और वायरस आएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट करेंगे, है ना? जिसकी क्लास आपको सैटरडे को मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जो तब था उसके हिसाब से राइट ऑप्शन ये था, बट मैं फिर से कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन पर। जहाँ करनी है वहाँ हम करेंगे। अब देखो, यहाँ एनर्जी हमें लगानी है। ओके, हाँ, बोला गया है विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statement is correct? तीन स्टेटमेंट दिया, आप पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू शुड नो कि फ्लाई ऐश होती क्या है। देखो, होता क्या है कि जो कोल होता है ना, जो कोल होता है उसको फाइनली कट किया जाता है, क्रश किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पल्वराइज्ड। ठीक है, पल्वराइज्ड। पल्वराइज्ड कोल को यूज किया जाता है कंबशन के लिए। पल्वराइज्ड कोल का क्या मतलब है कि जो कोल होता है उसे क्रश किया जाता है, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जब उसे, उसका कंबशन होता है, मतलब जलाया जाता है, तो उससे जो रेसिड्यू है ना, एज अ रेसिड्यू, मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो होता है क्या? फ्लाई ऐश। अब इस फ्लाई ऐश को बहुत सारी जगह पे यूज किया जा रहा है आज के टाइम पर। ठीक है, लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किस चीज का प्लांट लगाते हैं? इस फ्लाई ऐश से ना ब्रिक्स बन रही है। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि कोल का कंबशन तो हो रहा है। ठीक है, तो उसके किसी बाई प्रोडक्ट से या रेसिड्यू से ही अगर हम यूज कर कर कोई एक्स्ट्रा चीज बना ले जो हमारे बिल्डिंग में काम आए, ठीक है, रोड्स बनाने में काम आए, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए इस कोल का डबल यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉल्यूशन देने से बचाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि वो होते हैं ना, ईंट के भट्टे लगे होते हैं, वहाँ से भी कितना पॉल्यूशन निकलता है। पर अगर कोल के रेसिड्यू से हमें एक फ्लाई ऐश मिल रही है जहाँ से हम ब्रिक्स बना सकते हैं, तो फिर हम उन भट्टों में इतना पॉल्यूशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है, तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी। देखो, 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बट आज भी ये टेक्नोलॉजी 10 साल बाद भी इतने बड़े एक्सटेंट पे हमें नहीं देखने को मिलती है। बट हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है ना, जो इसके प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर इज हेयर, फ्लाई ऐश की ब्रिक्स में। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। वैसे भी देखो यार, एक चीज समझना, यहाँ पे कैन लगा है। मैंने आपको बताया, कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो, अगर वो बहुत सिंपल दे रखा है, वो ऐसा दे रखा है कि 1% भी चांस है कि वो चीज़ हो सकती है, तो आप उसे सही मानेंगे।
बट मैंने एक और चीज़ बोला है कि अगर कैन लगाने के बाद भी उस स्टेटमेंट को किसी तरीके से एक्सट्रीम बना दिया जाता है कि कैन ऐसा हो सकता है बट ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वो स्टेटमेंट्स गलत होती है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम कुछ ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट। देखो कुछ कब बोली गया है, कितनी मतलब जैसे हम कहते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट है, तो ऐसी स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती है। बट मैं इतने दिन से फर्स्ट 10 क्लासेस हो गई, 11 आज 12th है, मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर कैन लिखा है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है बट उसके बाद उसे एक्सट्रीम बनाया गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, और बोला है एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, की उसके अंदर कोई टॉक्सिक एलिमेंट है ही नहीं। जबकि आपको पता है कि फ्लाई ऐश जो है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक सल्फर भी है, और आपको पता है कि सल्फर जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, है उसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स, तो इसीलिए दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहीं से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 to 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। और अगर आप जैसे ये क्लासेस रेगुलरली लेंगे ना, 120 क्लास करेंगे, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि यार 60% सिलेबस आप पहले ही कवर कर चुके होंगे। साथ ही साथ यूपीएससी की लैंग्वेज को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि जहाँ लोग 10 लास्ट के 1 महीने में ये सारी चीज़ें पढ़ गए, 10 से 12 क्वेश्चन ठीक करते हैं, आप शायद वहीं 20 तक भी पहुँच जाओ। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ चुके होगे कि अच्छा ये इस तरीके से गलत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बस इतना बड़ा नंबर क्लेम क्यों नहीं करना चाहता बताऊं, कि 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे जबकि इतने हो सकते हैं। देयर इज अ रीज़न कि ना बहुत सारे बच्चे उस प्रेशर में उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोल के जाऊँ कि 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे ऐसे ही, तो फिर लोग कम मेहनत करने लगते हैं, एंड आई डोंट वांट इट। बिकॉज मैं फिर से बोलता हूँ, नॉलेज इज सुप्रीम, नॉलेज के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यूपीएससी की लैंग्वेज समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 20 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाए, बट हाँ उस प्रेशर में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको पता होते हुए कि हाँ यहाँ तो ओनली लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर आपके दिमाग में वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार क्या सही में ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सही में ये करेक्ट हो और इसीलिए उन्होंने लिखा है। तो ये डाउट्स होते हैं ना, फिर हमारे ये जो मार्क्स है कट कुट आगे फिर 10-12 पे ही आ जाते हैं। तो इसलिए डाउट नहीं करना यूपीएससी की लैंग्वेज को। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सालों में आप देख लेना, अभी तो हम 11 पेपर सॉल्व करेंगे ना, और हर जगह यही चीज़ें चल रही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो, विद रेफरेंस टू डुगोंग, एक मैमल है विच इज़ फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये जो डुगोंग है ना, इसको सी काऊ भी बोलते हैं सी काऊ भी बोलते हैं। अब आप फिर से इसकी लैंग्वेज एक बार देखना, मैं बोलता हूँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, एक सिंपल चीज़ ये सी काऊ है ना, हर्बीवोरस है बिल्कुल है, मरीन एनिमल है बिल्कुल है, तभी सी काऊ बोला है। ठीक है, देखो कैसे लिखा है, इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर, मतलब कि पूरे इंडिया का इतना बड़ा कोस्ट है ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे ये मिलते नहीं, ये उनका कहना है। कल को कोई उठ के आ जाए कि नहीं जी मैं तो कोस्ट पे रहता हूँ और यहाँ पर कभी सी डुगोंग दिखे ही नहीं, और वो चैलेंज करती है यूपीएससी को, यूपीएससी डोंट वांट इट। ठीक है, इसलिए वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जब भी बनाएगा ना, तो आप समझो वो गलत ही है, और यहाँ पर भी गलत ही है। वो एंटायर कोस्ट में नहीं मिलते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार प्लस पाक बे, BAY, ठीक है, पाक बे प्लस गल्फ ऑफ कच्छ प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कोंकण आया,
नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही क्या और चीज़ें आई, मालाबार आया, नहीं आया। ठीक है, तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ कोस्ट में नहीं मिलता है। तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब वो बनाए तो आप समझ जाना कि भाई कुछ ना कुछ झोल है। साथ ही साथ इन्हें लीगल प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल 1 में ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, इसके बारे में मैंने आपको डीप में बताया था क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है क्या नहीं है। तो आप प्लीज़ वो क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये एक्ट क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये होता है डुगोंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सी काऊ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया है इनमें से कौन से, इन तीनों में से कौन से हैं जो क्रिटिक हैं किसके, कॉलोनियलिज्म इन इंडिया के, और इकोनॉमिक क्रिटिक है, मतलब कि जब कॉलोनियल टाइम चल रहा था उस टाइम पर कौन इकोनॉमिक्स में क्रिटिक थे। ठीक है, जो आलोचना करते थे ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक पॉलिसीज का। एक मिनट रुकना, बस मैं इसे चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ जी, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उनकी आलोचना कौन कौन करते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फिर कहता हूँ थोड़ा सा ना डीप में चीज़ों को पढ़ा होना चाहिए। लाइक जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप हर एक इंसान की चीज़ें पढ़ो, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कि उनका क्या व्यू था। तो क्योंकि मैंने जैसे जब स्पेक्ट्रम पढ़ी थी तो उस टाइम पर मैंने देखा था कि जो ये तीनों हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, ये तीनों ही क्रिटिक थे किसके, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आती थी ब्रिटिशर्स की, उनके ऊपर ये कुछ ना कुछ टिप्पणी करते थे। ठीक है, तो इस वजह से मुझे पता था। बट कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना। दो चीज़ें जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, एक तो इनका वर्क है पॉवर्टी, ये आगे पूछा गया है। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश, वेट, बोल रहा हूँ ना आज ऐसे पेशेंस चेक हो रहे हैं, बस क्या बोलूँ, ब्रिटिश रूल, ये इन्होंने लिखा था इसके बारे में। ठीक है, प्लस इन्होंने एक और थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, ड्रेन, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी निकाली गई थी वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही निकाली थी, कि कैसे अंग्रेज इंडिया का पैसा, इंडिया का सामान यूज करके सारा फायदा किसका करवा रहे हैं, ब्रिटिशर्स का या फिर इंग्लैंड का। ओके, वहीं पर जी सुब्रमण्यम की बात करें तो आप एक वो पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर द हिंदू, ये उसी के फाउंडर है, फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू। ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसको कब स्टार्ट किया गया था, 1878 में। ऐसे ही आरसी दत्त है, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, इन्होंने एक वर्क इनका पब्लिश किया था, ये ना एक्चुअल में क्या थी, ये रिटायर्ड, आरईटी लिख रहा हूँ, आईसीएस ऑफिसर थे उस टाइम के। ठीक है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके थे। इन्होंने भी पब्लिश किया था अपना काम एक, जिसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आगे आपसे आने वाले टाइम में क्या पता इनके काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century।
ठीक है, ये इनका काम था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इन्होंने एक मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि थ्योरी पब्लिश करी थी, है ना? तो ये इनका काम था, आरसी दत्त का। तो इसमें तीनों ही करेक्ट है। ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी आज एनर्जी थोड़ी लो थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास तक ठीक हो जाएगी। अब हम मिलते हैं मंडे को। ओके। पर सैटरडे को करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।